थैंक यू। हाँ अच्छा, नहीं एक्चुअली मेरे सामने पीपीटी वाला पोर्शन खुला हुआ था ना, तो मैं पढ़ाना शुरू कर देता डायरेक्ट। हाँ भाई ये बताओ वर्क मैक्सिमम कब होगा? डब्ल्यू मैक्स कब होगा? फ्लो खराब नहीं करना है। डब्ल्यू मैक्स कब होगा? 0 डिग्री पे। यस सर, कितना होगा? एफ इंटू एस लिख लें। डब्ल्यू मैक्स को क्या हम डायरेक्टली ऐसे एफ डी एस लिख लें, और डब्ल्यू मीन को क्या लिख लें? माइनस एफ डी एक्स लिख लें। अरे क्लियर है? यहां पर थीटा कितना है? 0 डिग्री। यहां पर थीटा कैसा है भैया? 180 डिग्री। अच्छा बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये बताइए, इसके बाद हम लोगों ने कुछ मोटी मोटी बातें पढ़ी थी। वर्क डन बाई वेरियस फोर्सेस, वर्क डन बाई वेरियस फोर्सेस। हाँ बस देखो, जो तुम पहले पढ़े हो ना उसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, वर्क डन बाई वेरियस फोर्सेस। अच्छा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग नहीं पढ़ाया था, वो जानबूझ के नहीं पढ़ाया था, क्योंकि वो इस चैप्टर का मेजर हिस्सा इस चैप्टर का है, ठीक है ना। चलो देखो, तो जब हम बात करते हैं वर्क डन बाई वेरियस फोर्सेस, तो इसमें सबसे पहला फोर्स आता है नॉर्मल रिएक्शन। क्या भाई साहब? नॉर्मल रिएक्शन। जैसे मान लीजिए कि ये एक डिब्बा है, इस डिब्बे पे क्या नॉर्मल इधर लग रहा है? अगर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस इधर हुआ, एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। वर्क कितना होगा? 0। वर्क कितना होगा? 0। अच्छा, किसी सिस्टम में अगर हम वर्क डन बाई टेंशन की बात करें, वर्क डन बाई टेंशन, उस सिस्टम में टेंशन कन्फाइंड है, इंटरनल फोर्स की तरह काम कर रहा है, तो वर्क डन बाई टेंशन, वर्क डन बाई टेंशन 0। वर्क डन बाई टेंशन 0। बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई थी कल वाली क्लास में, कि अगर मान लीजिए कि ये रस्सी बंधी है, इस रस्सी से एसोसिएटेड एक आदमी है जिसने ये रस्सी पकड़ रखी है, यहां पर एक एम मास का ब्लॉक है, क्या ये रस्सी से एम मास को ऊपर खींच सकता है? अरे खींच सकता है, यस सर। भाई एम का वेट नीचे कितना लग रहा है? एम जी। कितना लग रहा है? एम जी। रस्सी में टेंशन कितना लग रहा है? टी। टेंशन कितना लग रहा है? टी। तो क्या टेंशन कुछ काम करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। यहां तो टेंशन काम कर रहा है ना, क्योंकि टेंशन इस आदमी से एसोसिएटेड है कि नहीं है? क्या अगर ये आदमी इस रस्सी से ऊपर खींचेगा तो रस्सी, आदमी ने काम परफॉर्म किया कि नहीं किया? क्या आदमी जितना फोर्स लगाएगा रस्सी में उतना ही टेंशन आएगा? तो जितना काम आदमी ने किया वो काम पहले क्या इस रस्सी से एसोसिएट हुआ? अरे हुआ ना। तो हम यहां कह सकते हैं कि वर्क डन बाई टेंशन कितना हुआ? माइनस एम जी। मान लो इसने इसको एच हाइट उठाया, कितना हाइट उठाया? एच हाइट। तो वर्क डन बाई टेंशन माइन प्लस एम जी एच। क्या भाई? प्लस एम जी एच। अच्छा, वर्क डन बाई ग्रेविटी, वर्क डन बाई ग्रेविटी माइनस एम जी एच। एम जी कहां लग रहा है? नीचे। ऊपर लेकर गए हो? यस सर। अच्छा बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लेकिन अगर मैं कहूं कि भैया यहां से एक पुली जुड़ी है, इस पुली से एक डिब्बा है, इसका मास एम है, और एक दूसरा डिब्बा है, इसका मास 2m है। अरे क्लैरिटी है? मान लो कि ये 2m एच हाइट नीचे आया और ये m एच हाइट ऊपर गया, क्या टेंशन ने कोई काम परफॉर्म किया? यहां टेंशन ने कोई काम परफॉर्म नहीं किया। क्या इस पूरे सिस्टम के अंदर टेंशन कन्फाइंड है? कहीं किसी किसी एक्स्ट्रा फोर्स से, एक्स्ट्रा काम करने वाले से एसोसिएटेड नहीं है। कोई बाहर से एक्सटर्नल एजेंट है? क्या यहां पर है? यहां पर एक्सटर्नल एजेंट है ना, यहां पर कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं है, तो इस सिस्टम के अंदर वर्क डन बाय टेंशन कितना होगा? 0। ये मोटी मोटी बात समझ आती है? यस सर। चलो बहुत बढ़िया, गुड जॉब। अगले हिस्से पर आ जाओ। यही सब छोटी छोटी बातें हम लोगों ने लास्ट वाली क्लास में पढ़ी है, और आज हमको अपना लेक्चर थोड़ा तेज लेकर चलना है मित्र, क्योंकि ना सिलेबस थोड़ा धीरे चल रहा है, थोड़ा धीरे चल रहा है, प्लीज एक चैप्टर पीछे चल रहे हैं हम लोग। संडे को क्लास लगाएंगे, इस संडे को, चाहे कोई आए चाहे ना आए, भाई मैं पढ़ाऊंगा, ये बात याद रखिएगा, तो मौज में मत काटिएगा, ठीक है ना। बैच 1 में क्लास किया था, 4 घंटा पढ़ाया था, मजा आ गया था, मतलब 4 घंटा केवल फिजिक्स चला था, एक फ्लो में चला था, लगभग 3 लेक्चर का फ्रिक्शन का कवर किया था मैं 4 घंटे में। फायदा होता है उससे, एक फ्लो में जब हम बैठे होते हैं ना, तो एनर्जी लॉस कम होता है, तो हम खींच ले जाते हैं। संडे को कोई क्लास लगाए चाहे ना लगाए, मैं क्लास लगाऊंगा, 3-3 घंटे की 2 क्लास, बैच 1 में बैच 2 में, ठीक है ना। हाँ, खींचेंगे सिलेबस यार, क्योंकि देख बेटा, सारा गेम पता है कब शुरू होगा? सारा गेम शुरू होगा फरवरी के बाद। फरवरी तक कुछ गेम नहीं है, फरवरी तक बस तेरा पूरा टास्क ये है कि सिलेबस खत्म करना है और मॉड्यूल लगाना है, बस, और कुछ नहीं सोचना है। सारा गेम होगा फरवरी के बाद। मार्च और अप्रैल, ये 2 महीने निर्धारित करेंगे कि तुम सेलेक्ट होगे कि नहीं होगे, ये बात जान लेना। चलो आओ देखो, इसके बाद मित्र अगले हिस्से पर चलो। जब हम अगले हिस्से की बात कर रहे हैं, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी पढ़ा था, वर्क डन बाई ग्रेविटी पढ़ा था, यस सर। एमजीएच होता है क्या? अरे होता है। अच्छा एक और बात सुनो,
कि अगर मान लो हमने एक रस्सी बांधी है, यहां पर एक बॉल लटकाया है, क्या ये रस्सी अपने आप इसको ऊपर उठा सकती है? अरे उठा सकती है? नो सर। अगर इसको हम एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ले जाएं तो क्या रस्सी ने कोई काम किया? कोई काम किया? नो सर। क्यों? इसके दो कारण हैं। पहला कारण है कि टेंशन यहां पर कैसा फोर्स है? इंटरनल, किसी एक्सटर्नल सोर्स से एसोसिएटेड नहीं। और दूसरा क्या, डिस्प्लेसमेंट के हर पॉइंट पे ये 90 डिग्री बना रहा है। अरे बना रहा है ना? यस सर, बहुत बढ़िया। वैसे मैं बता दूं, टेंशन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। टेंशन कैसा फोर्स होता है? नॉन कंजर्वेटिव। ऐसे फोर्सेस जिनसे कोई काम हो और वो पाथ पर डिपेंड ना करे, उनको क्या बोलते हैं? नॉन कंजर्वेटिव। क्या बोलते हैं? नॉन कंजर्वेटिव। हाँ, याद रखना वर्क एनर्जी। हाँ, अच्छा उल्टा बोल दिया। ऐसे फोर्सेस जिनसे कोई काम हो और वो पाथ पर डिपेंड करे, उसको क्या बोलते हैं? नॉन कंजर्वेटिव। हाँ ठीक है, कोई नहीं, बढ़िया। अच्छा ये बताओ, ग्रेविटेशन कैसा है? कंजर्वेटिव। कैसा है? कंजर्वेटिव। अरे भाई, तुम एक जगह से चले, तुम एच हाइट गए, ये एच हाइट गए, तुम पहले यहां गए फिर यहां से एच हाइट गए, क्या सेम काम हुआ? सीधे गए क्या सेम काम हुआ? क्या घूमते फिरते गए तब भी क्या सेम काम हुआ? अरे क्लैरिटी है ना? क्या ग्रेविटी ने हर जगह सेम काम किया? अरे क्लैरिटी है? यस सर। जो वर्क का सबसे बेसिक फॉर्मूला पढ़े थे, पहला फॉर्मूला क्या पढ़े थे? उससे भी पहला, जो हिंदी में लिखा था, पूरा अंग्रेजी में स्टेटमेंट लिखा था, क्या लिखा था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस बात का ख्याल रखे रहना, बहुत काम आने वाला है ये, ठीक है ना? चलो, वर्क डन बाय स्प्रिंग की बात करें तो क्या माइनस के 1/2 के एक्स स्क्वायर होता है? अरे क्लैरिटी है? यस सर। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग से एक मास जुड़ा है, ये मास अभी नेचुरल लेंथ पर है, क्या इसके अंदर कोई एनर्जी है? स्प्रिंग के अंदर कोई एनर्जी है? नहीं सर। लेकिन अगर इसी को आप एक्स खींच दिए, इसकी नेचुरल लेंथ से कितना खींच दिए? एक्स, क्या इसके पास कोई एनर्जी आ जाएगी? क्यों? क्योंकि जब हम यहां से यहां खींच के ले जाएंगे तो क्या हमको वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। यस सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए हम x1 पहले खींच रखे थे और उसके बाद हम कितना खींचे हैं? x2, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग -1/2 के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। क्या वर्क डन बाय स्प्रिंग के आगे नेगेटिव साइन लगा रहेगा? बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा भाई, वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्लियर है? वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्लियर है? कुछ नहीं करना, बस खाली भाई फ्रिक्शन काम करेगा। अगर अगर स्लाइडिंग हो रही है तो कौन सा फ्रिक्शन आएगा? काइनेटिक। कौन सा फ्रिक्शन आएगा? और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हमेशा म्यू एम जी होती है? पगले हो क्या? हमेशा क्या होती है? म्यू इंटू एन। प्लीज रटना मत म्यू एम जी भाई, प्लीज गड़बड़ कर दोगे जल्दीबाजी में। लास्ट वाली क्लास में सवाल भी लगाया था ना एक। हाँ हाँ, बढ़िया। चलो, ये इतनी बेसिक बेसिक बातें हम लोगों ने लास्ट वाली क्लास में पढ़ी थी। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ एंड एनालिसिस बहुत साधारण होता है, बहुत साधारण होता है। ये बताइए, चलिए अब आराम से, अब स्लो हो जाते हैं थोड़ा। वर्क बराबर क्या हम एफ डॉट डी एक्स लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं भाई। यस सर। चलो डी आर लिख लो, मान लो इसको। जनरली जो ग्राफ होता है वो एक्स और फोर्स के बीच में होता है, डी आर भी लिख लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये बताइए, जब भी हम किसी ग्राफ को पढ़ते हैं, मान लीजिए ये आपके पास y है और ये आपके पास क्या है? x है। अगर y इंटू एक्स करने से अपने को कुछ मिलता है तो हम क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? और समझ रहे हो ना? क्या देखोगे भाई साहब? एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व। अब एक बात ध्यान से सुनो, मैं अगर तुमसे कहूं कि यहां पर तुम्हारे पास फोर्स है और यहां पर तुम्हारे पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ये तुम्हारे पास फोर्स है और ये तुम्हारे पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट। इसमें हमने एक कोई कर्व ड्रॉ किया, एक पॉइंट यहां लगाया, एक पॉइंट यहां लगाया, इसको हमने लिमिट लिखा x1 और इसको क्या लिखा? x2। क्लियर है? जो s लिखा है इसको x कर देते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। क्या इसने अपने अंदर कुछ एरिया कवर किया? अरे किया ना? हाँ, यही धीरे धीरे वर्क एनर्जी थ्योरम में कन्वर्ट होगा। क्या मैं ये कह सकता हूं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लाई करने से हमको वर्क मिलता है? सब बोल नहीं रहे यार, अभी तुमने वादा किया था यार, पिंकी प्रॉमिस वाली बात है, बोल के पढ़ना है। पीछे लाल पहुंच रहे हैं ना हम? हाँ, बहुत बढ़िया। चलो, तो एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व हम तब देखते हैं जब क्या दो फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने से कुछ मिले। अरे होता है ना यार। ये एक्सिस पे क्या है अपने पास? क्या है इस एक्सिस पे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट।
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बात समझ रहे हो? तो देखो एरिया लिखा कैसे जाता है कि एक्स पे जाकर एक छोटा सा एलिमेंट क्या मान लो, डीएक्स। एक्स पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट क्या मान लो, डीएक्स। क्या इस छोटे से हिस्से का एरिया लिख सकते हो? ये फोर्स कितना है, एफ। मतलब क्या ये लेंथ हो गया? अरे हुआ ना? क्या ये ब्रेड्थ हो गया? तो डब्ल्यू बराबर क्या मिलेगा, एफ डॉट डी ए। ये एरिया बहुत छोटा है, ये एरिया बहुत छोटा है, तो पूरा एरिया निकालने के लिए क्या इंटीग्रेट कर देंगे। मतलब अगर हमको कभी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हो तो क्या हम उसका एरिया निकाल सकते हैं? एरिया से हमको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, वर्क। क्या मिलेगा? लिमिट कहां से कहां तक, x1 से लेकर x2। एरिया ऑफ ट्रायंगल जानते हो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम? अरे जानते हैं, पक्का ना जी? यस। रेक्टेंगल तो जानते ही होंगे। ये सब छोटी छोटी चीज आने वाली है बस, पूरे एनालिसिस में बस इतनी सी बात है। अच्छा एक और बात मैं बता दूं, एक और बात मैं बता दूं, ये बताओ ये जो फोर्स है ये कौन सा फोर्स है, किसी एक पर्टिकुलर टाइप के फोर्स की वजह से आ रहा है या नेट फोर्स है? कौन सा फोर्स है, नेट फोर्स। अरे है कि नहीं है? यस सर। अच्छा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन याद है? नेट फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सलरेशन। मास इंटू, अरे जानते हैं ना? अच्छा ये बताइए, हम कह दें कि आपके पास एक एक्सलरेशन है और दूसरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। एक एक्सलरेशन है और दूसरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और आपको हम दे दिए मास। हम साथ में क्या दे दिए, मास। क्या एक्सलरेशन डिस्प्लेसमेंट कर्व भी हमको वर्क दे सकता है? नहीं आया। अरे भाई सुनो तो, ये एफ डॉट डी एक्स लिखा है ना, एफ की जगह मास इंटू एक्सलरेशन लिख सकते हैं। तो ये बताओ अगर हम इसको चाहें x1 से लेकर x2 तक ले जाएं और मास को हम बाहर कर दें, क्या ए dx बना? अरे ए dx बना कि नहीं बना? ए क्या अपना y एक्सिस पे है और dx कौन सी एक्सिस पे है? क्या दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये वर्क के इक्विवेलेंट आ रहा है कि नहीं? बस दिक्कत क्या है, उसमें हमको मास अलग से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और समझे ना? क्लियर है ना? हाँ छोटी छोटी बात है, कभी कभार हमारे दिमाग से मिस हो जाती है। अब चलो आओ सवाल पे आते हैं। ये देखो पहला सवाल क्या कह रहा, a force F acting on an object varies with distance x as shown here. The work done by the force in moving the object from x equals to 0 to x equals to 6. क्या 0 से 6 लेके जा रहे हैं? ग्राफ क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का है? ग्राफ किसका है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या एरिया लिख सकते हैं? जो आसान चीज है उसको स्किप करेंगे मित्र? अरे लिख सकते हैं ना? यस। एरिया क्या लिखेंगे, क्या ट्रेपीजियम दिख रहा है? क्या रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल भी दिख रहा है? दोनों कर सकते हो जैसे तुमको लगे। ट्रेपीजियम ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अरे क्लियर है ना? अरे क्लियर है ना? पैरेलल साइड का लेंथ बताओ, 6 और 3, तो 1/2 इंटू 6 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 6 3 9, 9 त्रिक 27, 27/2 कितना, 13.5 जूल। क्या एरिया ही वर्क हो गया? अरे हो गया, यस। सिंपल एरिया ही तो निकाल रहे हैं। ऊपर का एरिया पॉजिटिव, नीचे का एरिया, ऊपर का एरिया पॉजिटिव, नीचे का एरिया नेगेटिव। ये बना सकते हो, बना सकते हो, यस। 5 जूल निकाले हम, एरिया निकाले। अबे देखो ये कैंसिल हो रहा है कि नहीं? अरे हो रहा है कि नहीं? ये कैंसिल हो रहा है कि नहीं? अरे हो रहा है। ये कितना है, 1, ये कितना है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्या 5 जूल आ गया? अबे कितना आसान सवाल है यार। ये समझ पाया मैंने कैसे कैंसिल किया? भाई कठिन तो नहीं लग रहा? एरिया वाले सवाल मिस करूं? ये बना लोगे? फिगर गिव्स द एक्सलरेशन ऑफ 2 kg बॉडी, it moves from rest along x-axis while a variable force acts on it, x equals to 0 to x equals to 9 meter. The work done by the force on the body when it reaches पहला x equals to 4 मीटर, x equals to 7 मीटर। ये एक्सलरेशन दे रखा है
और यहां क्या दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट। क्या मास गिवन है? अरे मास गिवन है, एरिया निकालो, मास से मल्टीप्लाई कर दो। रे नेता, रे नेता, कहां रहो भाऊ? कहां से आता है? हाँ, ये कहां भाऊ? बाईपास कहां है? रास्ते में है, अच्छा। अब ये नहीं पूछ सकता मैं रास्ता कहां है। ठीक है। बताओ, ये सवाल लगाएं? अरे ये सवाल लगाएं। ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 7 बन रहा है, ये 8 है, ये 9 है, ये 1 है। देखो मार्किंग ऐसे दे रखी है, 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7। तेरी, रुको, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां पे क्या, 9। हाँ देखो, ऊपर कितना है 6, नीचे कितना है -6। पहले क्या पूछा? पहले क्या पूछा? 4 मीटर पे क्या वर्क निकालना है अपने को? क्या वर्क निकालने के लिए हम m इंटू एरिया अंडर द कर्व लिख दें? m इंटू एरिया अंडर द कर्व क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये क्या है, एक्सलरेशन, ये क्या है, डिस्टेंस। मास कितना हो? मास कितना हो? 2। 4 तक एरिया निकाल सकते हो? अबे यही तो है भाई। अरे यार, क्या ट्रेपीजियम बन रहा है बन रहा है? भाई प्लीज यार, ऐसे करोगे यार। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ये कितना है? कितना है? 4। ये कितना है? कितना है? 3। तो 4 + 3 मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस 6, 2 से 2 कट गया, 4 3 7 छके 42 जूल। कोई है? यस सर, कई सारे हैं, तीसरा और चौथा। अब आगे वाला खुद निकाल लेना। कौन सा? तीसरा, चौथा? चौथा। तीसरा भी हो सकता है। अब पगले हो क्या? x = 9 मीटर तक निकालना है ना, 9 तक। दूसरा कहां? x = 7 तक निकालना है। अच्छा, जब 7 तक निकालना है तो इसको इससे काट दो। अरे क्लैरिटी है कि नहीं? अरे ये जितना ऊपर है उतना इधर है। ये एरिया तो तुम निकाले ही हो। कितना निकाले हो? कितना निकाले हो? 42 निकाले हो ना? अरे यार भाई, दिमाग ही नहीं लगाते हो यार तुम लोग यार। क्या गधा मजदूर हो क्या एकदम से? ये बताओ, ये जितना एरिया ऊपर है क्या उतना ही नीचे है? जितना पॉजिटिव उतना काट दे। ये वाला एरिया भी हम निकाले थे, कितना आया था? कितना आया था? 42 प्लस, ये प्लस की माइनस? नीचे है तो माइनस। 1 मतलब रेक्टेंगल बन गया क्या? लेंथ इंटू ब्रेड। लेंथ कितना? 1, ब्रेड कितना? 6। अरे अरे मास भूल गया भाई, मास भूल गया। मास कितना है? 2। इसमें अच्छा, मल्टीप्लाई करने के बाद ही 42 आया ना? हाँ 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 हाँ, सही है, सही है, सही है, सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे स्पेस कम था। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। m इंटू एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। ये बताओ, नेता लोग, ये बताओ, मास कितना है? मास कितना है? 2 kg। ये बताओ, क्या ये क्लियर है कि ये एरिया एरिया कैंसिल हो गया? इसका एरिया क्या कितना आया है? 4 3 7, 7 3 21। अरे भाई 42 का आधा 21। अबे देख भाई, ये तो मास था ना, इसको देखना पूरे को। कितना आया? 21। कितना आया? 21। क्या इस वाले एरिया को माइनस कर दें? कितना? 6। 21 में से 6 गया, 15 दूना 30। ये टाइम पास। कौन सा ऑप्शन? 4। अब नहीं कराएंगे एक भी सवाल, कराएंगे? एनसीईआरटी था। हाँ, अब आया है टॉपिक, वर्क एनर्जी थ्योरम एंड काइनेटिक एनर्जी। चलो, वर्क एनर्जी थ्योरम एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पेपर पेन उठा लीजिए भैया, सुनिए, देखिए, समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए
हमने कहा कि ये एक बॉडी है या कार है, इसका मास m है और इनिशियल वेलोसिटी u है। मास m है और इनिशियल वेलोसिटी u है। कहो शरीर अकड़ रही है, नींद से उठ नहीं पाए अभी। नेता जागे रहो। कार का मास कितना है? कार का मास m, इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी u। अच्छा ये बताओ, बताना भैया, ये हम कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें निकल कर आएंगी इसमें, बहुत ध्यान से सुनना, रटना नहीं है केवल। यहां रफ्तार कितनी हो गई? v। क्या बिना एक्सेलरेशन के ये संभव है? सोचो, क्या बिना एक्सेलरेशन के ये संभव है? बहुत घटिया रिस्पॉन्स यार। बैठे हो क्या, भजन सुन रहे हो क्या? हाँ ना बोल लिया करो यार, अच्छा लगता है मुझे यार। तुम चाहते हो मुझे अच्छा ना लगे? हाँ 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 हाँ, समझ गए बाबू, समझ गए बाबू, समझ गए भैया। हम इनिशियली कौन से पॉइंट पे हैं? ए। फाइनली कहां पहुंचे? बी। अरे क्लियर है क्या? इनिशियल रफ्तार u, फाइनल रफ्तार v। कल मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा था, तो ऐसे जैसे तुम लोगों के साथ पढ़ाता हूँ इसी एक्सेंट में पढ़ा रहा था। तो वेदांतों में थोड़ा, ऑनलाइन वाले में थोड़ा सोफिस्टिकेटेड क्राउड आता है, मतलब वैसा वाला थोड़ा सा प्रीमियम टाइप वाला क्राउड आता है, सर सब साउथ साउथ वाले रहते हैं, थोड़ा दिल्ली विल्ली वाले लौंडे थे। तो मैं अपने मतलब मस्त जैसे पढ़ाता हूँ इसी एक्सेंट में पढ़ा रहा था, तब तक कह रहा है सर आपके एक्सेंट से पता चल जाता है आप कहाँ से हैं। अगर ठीक है बेटा आ जा। फिर मैंने पूरा 20 मिनट खाली अंग्रेजी में पढ़ा है, एक शब्द नहीं बोला हिंदी। नो नो नो। ए ए आसान टॉपिक में, आसान टॉपिक। ए सुनो, अंग्रेजी सुनना है तुम लोग को? ये क्या वजह है, क्या वजह है, क्या वजह है? कौन बजाया है? देखे 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 क्या है? ऐसे हाथ से बजाओ क्या? बोपी है? कहा, किसके पास है, दिखा। अबे दे यार, मैं अब ये क्लास से भगाए जाएंगे। अभी अभी मैं ले जाके मैनेजमेंट वालों को देता हूँ, देखिए ये सब क्लास में क्या बजा रहे हैं। ये बजता कैसे? इधर से फूकने पे, इधर से। अच्छा ऐसे? अच्छा यार, मैं मैं शंख बजाता हूं तो बजा लेता हूं 1 मिनट 10 सेकेंड, 1 मिनट 12 सेकेंड। हाँ क्या? इतना नहीं बजेगा ना? नहीं। नहीं, इसमें इसमें ज्यादा हवा लगती है ना, उसमें हवा ज्यादा नहीं, उसमें टेक्निक लगता है। ले भाई ले ले, बढ़िया है। ओह नेता इधर, बस बस बस। हाँ अभी अभी पढ़ाते पढ़ाते फ्लो में निकलेगा, ऐसा नहीं निकलेगा यार। मतलब ये जोन से मैं बाहर निकल चुका हूं यार, छोड़ो। ऑब्जेक्ट का मास कितना है? ऑब्जेक्ट का मास, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, क्या नेट एक्सेलरेशन होगा? अरे होगा ना, नेट एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? ये जो एक्सेलरेशन है जिसकी वजह से ये कार यहां से लेकर यहां तक गई है, क्या भाई साहब ये जो एक्सेलरेशन आ रहा है ये एक फोर्स की वजह से आ रहा है या मल्टीपल फोर्सेस की वजह से? मल्टीपल फोर्सेस की वजह से, यस सर। मान लीजिए, अब देखिए सुनिए, थोड़ा सा इसको और बढ़िया बनाते हैं, कुछ और चीजें ऐड ऑन करते हैं इसमें। देखिए आप समझदार है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं कठिन ना करूं, साधारण भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं, समझिएगा। ये बताइए, ये कार ऐसे इस रफ रास्ते से चली और यहां तक पहुंची, क्लैरिटी है? क्लियर है ना? यहां पर रफ्तार है इसकी u, कितनी है? u। यहां पर रफ्तार हो गई v। डेफिनेटली देयर इज अ स्पीड चेंज, रहे कि नहीं है? बिना एक्सेलरेशन के संभव है क्या? मतलब कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, यस सर। नाउ कम टू द पॉइंट, क्या इसका खुद का वेट नीचे mg लग सकता है? अरे लग सकता है, यस सर। क्या मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा सकता हूं? यस सर।
अपनी मर्जी से मान लिया, सारे फोर्सेस देख रहे हैं। क्या मैं ये कह सकता हूं कि इनके पहियों के बीच में फ्रिक्शन हो सकता है? अरे हो सकता है, यस। अभी जो तुम सोचोगे कि सर रोल करेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, तो ऐसा मत सोचना, समझ लेना काइनेटिक है। कैसा है? काइनेट। एक डिब्बा समझ लो, साइड करके वहां लेकर गए, तो क्या जो फ्रिक्शन लगेगा वो पीछे की तरफ लगेगा? आगे भी लग सकता है, पीछे भी लग सकता है, ऐसा ऐसी कोई कंडीशन नहीं, ठीक है ना? चलो ध्यान से सुनो, एक फोर्स ये लगा mg लगा, इन सब की वजह से क्या ये आगे गया? अरे गया ना, यस। ये बताओ, ये फोर्स की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? क्या फोर्स की डायरेक्शन में x डिस्प्लेस हुआ? अरे हुआ ना, यस सर। mg की डायरेक्शन में y मान ले, y मान ले, यस सर। क्या फ्रिक्शन की डायरेक्शन में भी x डिस्प्लेस हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? फाइनल वेलोसिटी v। तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि वॉट एवर वर्क इज डन, क्लियर है? दो लाइन लिखूंगा, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, अभी अभी आएगा। डब्ल्यू नेट, कोई सा भी काम हो रहा हो, क्लियर? डब्ल्यू नेट लिखने के दो तरीके हैं, बहुत ध्यान से सुनना। डब्ल्यू नेट में हम क्या क्या कह सकते हैं कि डब्ल्यू नेट में हम कह सकते हैं कि भैया वर्क डन बाई क्या? फ्रिक्शन, वर्क डन बाई ग्रेविटी, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, और भी फोर्सेस आ सकते हैं, वर्क डन बाई सूडो। अरे क्लियर है ना? यस सर। वर्क डन बाई स्प्रिंग। ये सब जो होंगे ना, दे विल ऑल बी इक्विवेलेंट टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दे ऑल विल बी इक्विवेलेंट टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अरे क्लैरिटी है? ये वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है। देखो, अब इस एक्सप्रेशन को लिखने के अलग अलग तरीके हैं। पहला क्या, जब तुम वर्क डन बाय फ्रिक्शन लिख रहे हो, तो क्या ये कुछ एस डिस्प्लेस ऐसे हुआ है? अरे हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है ना? नाउ कम टू द वेक्टर फॉर्म। तो मैं अगर इसको लिखूं तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स कितना है अपने पास? एफ के डॉट डी आर वेक्टर लिख सकता हूं। अरे समझ रहे हैं ना? इस एक्स वाई और इस आर डिस्प्लेसमेंट को मैंने दो हिस्से में तोड़ा, इधर कहा dx, इधर कहा dy, और इधर कहा dr। अरे सुन पा रहे हो? यस सर। अब देखना, क्या मैं एफ के डॉट डी आर लिख सकता हूं? क्या एफ के और डी आर के बीच का एंगल अपने को क्लियर रहेगा? अरे ये एंगल कितना है? थीटा। अरे क्लियर है ना यार? समझ नहीं पा रहे हो? आ रहा है? यस सर। आते हैं, अभी निकाल देंगे, वर्क डन निकाल देंगे। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या लिखेंगे? वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या लिखेंगे? अरे ऐसे लिखो ना, सुनो सुनो, ऐसे लिखो। क्या वर्क डन बाय ग्रेविटी को एफ जी लिख लें? एम जी होता है ना? यस सर। क्या डॉट डी आर वेक्टर लिख लें? डॉट वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं तो हमको पता है कि हमें पता है कि एफ जी और डी आर के बीच में कितना एंगल है। जब ये डॉट हटाएंगे तो क्या कॉस थीटा आएगा? अरे समझ रहे हैं ना? यस सर। वर्क डन बाय सूडो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सूडो फोर्स डॉट डी आर। अरे लिखेंगे ना? वर्क डन बाय स्प्रिंग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? स्प्रिंग फोर्स, इसको स्मॉल एफ कर लो, सूडो को स्मॉल एफ कर लो, स्प्रिंग फोर्स डॉट डी आर। और ये सब किसके बराबर है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अगर तुम ध्यान से देखो तो इन सब में क्या डी आर वेक्टर कॉमन है? अरे है कि नहीं है? पक्का ना जी? यस सर। सबका अगर हम डी आर वेक्टर कॉमन कर दिए तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, एफ के वेक्टर प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स वाला वेक्टर प्लस एफ एस वेक्टर प्लस ये सूडो वाला एफ एस है, और ये एफ एस किसका है? स्प्रिंग का। किसका है? स्प्रिंग का। और इन सब के बाहर हमने क्या लिख दिया? डी आर। और ये किसके बराबर है? डॉट डी आर। ये किसके बराबर है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ध्यान से सुनना, क्या ये सारे फोर्सेस का वेक्टर सम है? इस बॉडी पर जितने फोर्सेस लग रहे थे, क्या उन सब का वेक्टर सम है? अरे क्लैरिटी है? बहुत ध्यान से सुनना, बहुत तगड़ा एसर्शन रीजन का सवाल बनेगा यहां से। क्या मैं इसको एफ नेट डॉट डी आर वेक्टर, एफ नेट डॉट डी आर वेक्टर, क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूं? हाँ ना में जवाब दो भाई साहब। अरे लिख सकता हूं? यस सर। क्लियर है? यस सर। पक्का ना भाई? अभी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कैसे निकलता है, उसकी बात बाद में करेंगे, बट अभी यहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि नेट वर्क डन बाई नेट फोर्स, वर्क डन बाई नेट फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लैरिटी है?
साफ सुथरी बात समझ आ रही है? कुछ कठिन तो नहीं बोला मैंने यहां पर? नहीं। अब सेम इसी हिस्से को हम उठाएंगे और इसकी एक और स्टेटमेंट बनाएंगे। बहुत ध्यान से सुनना। यहां देखो। अरे यार, एक तो ये बड़ा नाटक है पीपीटी में इसमें। चलो देखो, नहीं इसको नहीं मिटाना था, यहां मिटाना था। नहीं, मिटाई दो। चलो देखो, एक और बात इसी में हम ऐड ऑन कर रहे हैं। ये जो पीछे लिखे हो ना तुम, ये वेक्टर फॉर्म टाइप लिखे हो। दूसरा ये बताओ, क्या हमने वर्क की एक डेफिनेशन पढ़ी थी? सबसे पहली डेफिनेशन क्या पढ़ा था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ। अरे पढ़ा था ना? यस सर। अब सुन जरा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन अगर लिखेगा यहां पे तो क्या लिखेगा? अरे फ्रिक्शन की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? फ्रिक्शन की डायरेक्शन में x प्लस एक्स की माइनस एक्स प्लस एक्स की माइनस एक्स माइनस एक्स। क्या लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं, यस सर। अच्छा, दूसरा वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस एम जी वाई, माइनस एम जी वाई। अच्छा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या मिलेगा? एफ एक्सटर्नल इंटू एक्स। सूडो लग रहा है? सूडो लग रहा है? नो सर। स्प्रिंग लग रहा है? नो सर। ये सब नहीं लग रहा है। क्लियर है? ये बताओ, जितने फोर्सेस लग रहे थे उन सबका हमने वर्क निकाला और उसको भी हमने किसके बराबर रख दिया? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या दोनों बात सही है? अरे दोनों बात सही है। यहां आपने क्या किया? अलग वर्क अलग वर्क अलग वर्क अलग वर्क अलग वर्क, सबका वर्क अलग अलग कैलकुलेट किया और उन सबको जोड़ दिया। क्योंकि वर्क कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। कैसी क्वांटिटी है? तो भी वो किसके बराबर आया? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां आपने क्या किया? सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स निकाला। क्या किया? सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स। हे नेता, सो रहे हो क्या? कि सोच रहे हो? तुम ही कह रहे हैं गहन अध्ययन में। जागे रहो। हाँ, अभी बाप फिर खड़ा करेंगे डेस्क के ऊपर। कपाल भारती। ए भाई 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 भाई, इधर देखो, इधर देखो। यहां क्या किए हो? सारे फोर्सेस का क्या नेट फोर्स निकाले हो? निकाले हो ना? नेट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डीआर वेक्टर। अरे क्लैरिटी है ना? ये भी किसके बराबर? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अब इन दोनों एक्सप्रेशन से दो उड़ती उड़ती स्टेटमेंट आएगी। वो क्या? वर्क डन बाई पहला स्टेटमेंट वर्क डन बाई नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या भाई? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ट्रू और फॉल्स? क्लियर है क्या? अच्छा, दूसरा क्या? वर्क डन बाई, अब यहां थोड़ा लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। नेट वर्क डन बाई all the forces, net work done by all the forces is equal to change in kinetic energy। क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं? क्या दोनों वर्क एनर्जी थ्योरम को जस्टिफाई कर रहे हैं? पल्ले पड़ा। सारे फोर्सेस से अलग अलग काम निकालो और सारे काम को उठाकर जोड़ दो, तो वो भी किसके बराबर? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अरे क्लैरिटी है? सारे फोर्सेस का वेक्टर सम निकालो और डिस्प्लेसमेंट से एफ नेट डॉट डी आर कर दो, तो भी क्या मिलेगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बहुत बड़ा कंफ्यूजन का पॉइंट होता है, क्योंकि हम 99% जगह पर ये यूज करते हैं, क्योंकि ये निकालना आसान होता है। क्यों? सोचो, क्या इधर एफ एक्सटर्नल लग रहा है? अरे लग रहा है। क्या एफ एक्सटर्नल की डायरेक्शन में हमको डिस्प्लेसमेंट क्लियर है? क्या एमजी की डायरेक्शन में हमको डिस्प्लेसमेंट क्लियर है? क्या फ्रिक्शन की डायरेक्शन में हमको डिस्प्लेसमेंट क्लियर है? अरे क्लैरिटी है ना? यस सर। अगर ये क्लियर है तो हम यहां अलग अलग सबका वर्क निकाल देंगे, सबको जोड़ के किसके बराबर रख देंगे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि पहले सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालो और फिर उसके बाद इस वाले डिस्प्लेसमेंट से उसका एंगल देखो और फिर उसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर रखो। तो जनरली क्या होता है ना कि हम इसको बहुत प्रेफरेंस में रखते हैं, तो हम भूल जाते हैं ऊपर वाला। फिर यही एक सवाल आपके एग्जाम में असर्शन रीजन बन के आएगा और आप नाच के रह जाएंगे।
ये बात जान लीजिएगा। फिर वहां सोचेंगे कि नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस कि वर्क डन बाय नेट फोर्स, कहीं दोनों अलग अलग चीज तो नहीं है। बहुत कॉमन बात है, जनरली आ जाती है। अरे बात समझे ना, जब हम पहली पहली बार पढ़ाए थे तो गलत पढ़ा के चले आए थे। हाँ तो 2016 की बात है, क्यों क्यों 15 की बात है, क्योंकि जितने सवाल लगाए थे, पढ़ाने का ही तरीका तक सवाल लगा के जाना है, सवाल याद करके जाना है और वही जाके पढ़ा के चले आना है। अब जितना सवाल लगाए थे हर जगह यही यूज था, ये कहीं यूज ही नहीं था। और बच्चा खड़ा होकर पूछ दिया, सर वर्क डन बाय नेट फोर्स कि नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। मैंने कहा नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। अरे बात समझे ना, नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। वर्क डन बाय नेट फोर्स, मैंने कहा पता नहीं यार, ये नहीं होगा, ऑन द स्पॉट ये नहीं होगा। फिर घर आके सोचा, भाई इसी को तोड़ दिया, और दिमाग में चल रहा था सवाल, क्योंकि पता नहीं था और तब लर्निंग फेज था, तो कुछ भी हिट करता है तो वो दिमाग में चलता रहता है। फिर आके घर पे मैं खुद बनाने बैठा तो देख रहा हूँ नेट फोर्स और डीआर तो बात तो एक ही बन रही। फिर सेम सवाल को मैंने नेट फोर्स से बनाना स्टार्ट किया, सेम आंसर आ रहा है। तो फिर जाके अगले दिन करेक्ट कराया, नहीं भाई गलती हो गई, माफ कर दे। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, किसी से भी हो सकती है, माफी। अरे भाई चलो चलो नोट करो इसको, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। फिर काइनेटिक एनर्जी की बात करें। हाँ पीछे वाला क्या लिखोगे यार, पीछे तो खाली एरिया लिखे हो, खाली एरिया लिखे हो, यही है। लिख लेना घर पे, सवाल लगा लेना यार, सवाल लगा लेना, ये लिखो यहां से लिखो वर्क एनर्जी थ्योरम से। एक पेज छोड़ दो, एक डेढ़ पेज छोड़ दो, लिख लो। जवानी जाने मन हसीन दिलरुबा। अरे तुम लोग लिखो, तुम लोग को एक चीज सुनाते हैं यार, सुनो। चुटकुला नहीं वे, एक एक बुढ़ऊ अंकल गाना गा रहे थे यार। अरे भाई तुम हंस रहे हो यार, वो क्या जबरदस्त गा रहे थे यार। नहीं भाई मैंने रिकॉर्ड किया, मैंने वीडियो रिकॉर्ड की उनकी, अरे बड़ा जबरदस्त गा रहे थे। अरे वो बहुत बुढ़े हैं, दांत तो टूट गया था उनका, लेकिन क्या सुर ताल में गा रहे थे भाई। मतलब ऐसा लग रहा था कि अंकल का एकदम दिल टूटा हुआ है। दद्दा का कौन है वो मौजों की रवानी है मेरी मैं आने से उसी की आए बाहर जान से उसी के गाए बाहर मेरी मस्ती का धन्यवाद। खत्म हो गया, इतना ही रिकॉर्ड किए थे। दीवाना थोड़ी दीवानी है मेरी महबूबा आने आए बाहर जान से उसी के गाए बाहर बड़ी मस्तानी है। अरे 5-6 गाने सुनाए, जबरदस्त जबरदस्त। हाँ नहीं नहीं, वो मतलब जैसे होता है ना, एक आध न्यूरॉन डिस्टर्ब हो गया, तार थोड़ा बहुत हिल गया है, तो शुरू हो गए, ना किसी चीज का दुख, ना किसी चीज का मोह, ना कोई इच्छा, बस बैठ के गा रहे हैं। उनका दादा कुछ खाओगे नहीं, तो उनको समझ ही नहीं आया, पहले कहे कुछ खाइयो बाबू, तो कहते तो फिर कहे बंद खिलाई दो, तो वही चाय और बंद मक्खन मिल रहा था, तो चाय और बंद खिलाए उनको बढ़िया मस्त। फिर मैंने उन लोगों से पूछा जो वहां लोग रहते, तो कह रहे ऐसे ही मस्त है बाबा, यहीं बैठे तो गाना सुनाओ था सबको, सब आते हैं। हाँ भाई क्या चीज, बेली रोड पिलर नंबर 16 या 17 के पास बैठते हैं वैसा। चले आगे बढ़े, चलो जल्दी लिखो। दोनों बात क्लियर। अरे मतलब उस समय इतना मतलब क्लियर गला था ना उनका यार, लग रहा था क्या बात है, बुढ़ापे में एकदम जबरदस्त माहौल बनाए पड़े हैं। हा? कौन?
नहीं, गाना तो ये अच्छा गाती है। अच्छा गाया। भाई अगली स्लाइड। भाई आगे बढ़े मित्र, पीछे हो गया, चलो आओ। ठीक है, अब कल लिखना, ये लिखो अब। तो इतना धीरे धीरे क्यों लिखते हो तुम लोग? आगे बैठे हो एक तो, ऊपर से गाना सुनने लगे थे। बन संवर के निकले आए सावन का जब जब महीना। तरुण सर को, तरुण सर गाना नहीं सुनते हैं यार। तरुण सर की जिंदगी जूलॉजी बॉटनी शुरू होती है और बॉटनी खत्म हो जाती है। अरे तरुण सर अपने जीवन का सुख भोग चुके हैं भाई। हैं? मैं भी भोग ही चुका हूं लगभग, अब लग रहा है। हाँ, वीटी सर तो अभी मोस्ट है, मोस्ट एलिजिबल बैचलर एक्सपायर हैं। सुधांशु सर, अरे अभी तो वो बच्चे हैं यार। अभी उनको, अभी उनका दाढ़ी मुंह छिल के बैठा तो तुम्हारे बीच में लगेगा स्टूडेंट है। वीटी सर भी पागल हो क्या? उम्र दराज हो गए हैं वो। हाँ, 22 साल के हैं अभी वो। अच्छा। हाँ, हाँ एमडी सर इज यंग। हाँ, कौन? दिसंबर में शादी है क्या? बोले हैं, बोले हैं तुम लोगों से? हाँ, सुधांशु सर बोले हैं, वीटी सर भी बोले हैं, तो हमको ही नहीं पता है। दहेज में डिफेंडर? अब भाई मर्सिडीज वाला डिफेंडर तो मांग ही सकता है। हमारे 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 ससुर हमसे पूछे क्या चाहिए बाबू तुमको, तो स्प्लेंडर, स्प्लेंडर। तो नहीं, जैसे हम लोगों के उधर दहेज वहेज का ट्रेंड बहुत ज्यादा रहता है ना, तो मेरे मुंह से कुछ निकला ही ना, कुछ नहीं, बस शादी हो जाए बस ठीक। फिर मेरी माँ कह रही काहे बोला नहीं। है? नहीं, मैंने लिया ही नहीं। हाँ, क्या हुआ? ए नेता, ए चलो आओ, सुनो, भाई 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 बस, अब सुनना ध्यान से बच्चा। अरे चले आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। यस सर, नाउ कम टू द पॉइंट। मुद्दे वाली बात यह है कि वी हैव अ कार। क्या भाई साहब? कार, वी हैव अ कार। कार का मास कितना है? एम। वेलोसिटी यू, इनिशियल वेलोसिटी यू। अरे क्लैरिटी है ना यार? यस सर। अच्छा सोच, यहां पर अपने पास कार की रफ्तार हो गई थोड़ी देर बाद कितनी? v। इसमें ये डिस्प्लेस कितना हुआ? s। डेफिनेटली इट विल हैव सम एक्सलरेशन। अरे नेट एक्सलरेशन होगा ना भाई, तभी तो रफ्तार चेंज होगी यार। नेट एक्सलरेशन कितना? a। नेट एक्सलरेशन कितना? a। क्या नेट फोर्स भी लगा होगा? नेट फोर्स कितना लगा होगा? नेट फोर्स कितना लगा होगा? बोलो बोलो। मास इंटू एक्सलरेशन, मास इंटू एक्सलरेशन। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? एफ नेट डॉट dx, एफ नेट डॉट dx। अरे क्लैरिटी है ना? कहां से कहां गए हैं? x पे जाकर एक छोटा सा एलिमेंट क्या मान लिया है? dx। पूरा इंटीग्रेट कर दिए तो क्या पूरे का बात हो गया?
अरे हो गया ना, छोटे से चेंज की बात कर रहे हैं। तो भाई नेट फोर्स की जगह अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं मास इंटू एक्सलरेशन लिख सकता हूं? मास इंटू एक्सलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? अरे हाँ ना तो बोल लो। इनिशियल वेलोसिटी यू, फाइनल वेलोसिटी वी। अरे क्लैरिटी है यार। अच्छा, एक्सलरेशन को क्या वी डीवी बाई डी एक्स लिखा जा सकता है? यहां क्या है? dx, यहां u और यहां v, क्या dx से dx कट जाएगा? ये जो वर्क निकाल रही है कौन सा वर्क है? कौन सा वर्क है? नेट वर्क डन। अरे है ना यार, यस। तो जब हम नेट वर्क डन कैलकुलेट किए तो हमें दिखा कि मास तो कांस्टेंट है। मास क्या है? कांस्टेंट। और वी डीवी का इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाई टू, लिमिट यू टू वी, यू टू यू से लेकर वी तक। अब सोच जब डब्ल्यू नेट अब आगे लिखेगा तो क्या लिखेगा बता भाई? एम वी स्क्वायर बाई टू माइनस एम यू स्क्वायर बाई टू। और वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि नेट वर्क डन जो है वो क्या है? के फाइनल माइनस के इनिशियल। और जब हमने बहुत ध्यान से देखा तो हमें पता चला कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज ओनली डिपेंडेंट ऑन फाइनल वेलोसिटी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी किस बात पे डिपेंड कर रही है? फाइनल रफ्तार पे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किस बात पे? मास चेंज हो सकता है क्या? मास चेंज हो सकता है क्या? नहीं। दो कांस्टेंट है क्या? यस सर। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फाइनल वेलोसिटी से मतलब है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का इनिशियल वेलोसिटी से मतलब है। मतलब हमने कहा कि काइनेटिक एनर्जी इज अ पॉइंट फंक्शन। काइनेटिक एनर्जी क्या है? पॉइंट फंक्शन। अगर मेरी रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड है इस जगह पर, तो इस जगह पर क्या मेरी काइनेटिक एनर्जी डिफाइन होगी? अरे होगी कि नहीं होगी? होगी। यहां पर इसकी रफ्तार कितनी है? u। इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या डिफाइन हो गई? क्या इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी डिफाइन हो गई? कितनी हो गई? 1/2 mu²। इस जगह पर क्या हो गई? 1/2 mv²। क्या वर्क को एक पॉइंट पे डिफाइन कर सकते हो? वर्क को डिफाइन करने के लिए हमको क्या चाहिए? दो पॉइंट्स। यहां से लेकर यहां तक गया तो नेट वर्क डन हुआ जो किसके बराबर हुआ? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। अरे क्लैरिटी है? ये मिलने से हमको बहुत बड़ा फायदा ये मिला कि वर्क डन इज अ पाथ फंक्शन। वर्क डन कैसा फंक्शन है? पाथ फंक्शन। और एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कैसा फंक्शन है? पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन का मतलब समझते हैं? जो एक पॉइंट पर डिफाइन हो जाए वो क्या है? पॉइंट फंक्शन। और जो एक रास्ते पर डिफाइन हो वो क्या है? पाथ फंक्शन। अब इससे क्या हुआ कि हमको अगर दो पॉइंट्स की काइनेटिक एनर्जी का ज्ञान है तो उस बीच में कितना वर्क हुआ ये हम निकाल सकते हैं। हमको नेट फोर्स देखने की जरूरत नहीं है, नेट वर्क डन अलग से निकालने की जरूरत नहीं। अरे समझ आया? जब जरूरत समझ आ जाएगी तो काम बन जाएगा, तो कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट होगा। अगर केवल रट लिए कि नेट वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, क्यों लाए? नेट वर्क डन तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है ना। तो पहले हमने सोचा नेट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करते हैं, तो हमको थोड़ा कठिन लगा। फिर हमने सोचा कि एक काम करो कि अलग अलग फोर्सेस से अलग अलग वर्क कैलकुलेट करो और सबको जोड़ दो, तब भी तो हमको मिला नेट वर्क डन। फिर हमने सोचा एक और जादू है, इनिशियल रफ्तार 10 है, फाइनल रफ्तार 20 है। अरे क्लैरिटी है? बीच में 50 फोर्स लग रहे हो, कोई फर्क पड़ता नहीं। अगर इनिशियल रफ्तार 10 है और फाइनल रफ्तार 20 है तो जो टोटल वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा? के फाइनल माइनस के इनिशियल। फायदा हुआ कि नहीं हुआ? जब ये फायदे का सौदा समझ आने लगेगा तो इंप्रोवाइजेशन होगा, तो कंटेंट अच्छा दिमाग में बैठेगा। समझ रहे हो ना? अल्टीमेटली हमारा गोल बस इतना सा है कि हम नेट वर्क डन कैलकुलेट कर सकें। पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा नेट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा क्या? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अलग अलग फोर्सेस का निकालो, सबको जोड़ दो। और तीसरा क्या पढ़ा? नेट वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दिस वाज द रिवोल्यूशन कि किसी भी पाथ फंक्शन को कैसे पॉइंट फंक्शन से रिलेट किया जाए। क्या एक पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी डिफाइन है? क्या एक पॉइंट पे वर्क डिफाइन है? एक पॉइंट पे वर्क डिफाइन नहीं। एक पॉइंट पे क्या डिफाइन है? काइनेटिक एनर्जी। मतलब सिंपल सी बात यहां से ये निकल कर आती है, ये निकल कर आती है कि बेटा जी अगर हमसे कहा जाए कि ये हमारे पास एक कार है जिसका मास m है, जिसकी रफ्तार v है, तो इस इंस्टेंट पर हम इसकी काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1/2 mv²।
1/2 mv², लिख सकते हैं क्या? यस सर। अच्छा, इसका मास है, इसकी वेलोसिटी, क्या इसका मोमेंटम भी होगा? अरे मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। अरे क्लैरिटी है ना? हाँ। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? अरे ½ mv² तो फॉर्मूला है यार, डिफाइन कैसे करते हैं काइनेटिक एनर्जी को? एनर्जी पोसेस्ड बाय द बॉडी, एनर्जी पोसेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। कोई बॉडी अपने मोशन की वजह से अपने अंदर जो एनर्जी रखती है उसको क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं भाई साहब? काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है क्या? हाँ, डेफिनेशन लिख लेते हैं, लिख दें। एनर्जी possessed by the body by virtue of its motion। अरे क्लैरिटी है? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब सुना ध्यान से, अब सुना ध्यान से भैया। काइनेटिक एनर्जी एक पॉइंट फंक्शन है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफाइन है। मोमेंटम हो गया मास इंटू वेलोसिटी। अगर इसमें मास से मल्टीप्लाई मास से डिवाइड कर दे तुमको कोई दिक्कत? क्या 1/2 m² डिवाइडेड बाई m लिखा जा सकता है? मतलब काइनेटिक एनर्जी का एक दूसरा फॉर्मूला क्या p²/2m? अरे बन सकता है? यस सर। तो हमको कुछ बेसिक बातें पता चली कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v², काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p², काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। अरे पता चला? यस सर। अब कंडीशन, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v² ऑलवेज। अरे क्लैरिटी है? अरे क्लैरिटी है ना? अबे भाई मास थोड़ी चेंज होगा यार। अरे बात समझ रहे हो ना? यस सर। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p²। क्या ये भी हमेशा ही होगा? अरे हमेशा होगा? यस सर। अरे भाई इसमें कंडीशन है कि मास क्या है? कांस्टेंट। मास क्या है? कांस्टेंट। ये भी ऑलवेज। कब हम बना रहे हैं, क्या मान रहे हैं? मास क्या मान रहे हैं? मास क्या मान रहे हैं? कांस्टेंट। हाँ। अच्छा ये बताओ, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m कब? जब वेलोसिटी क्या हो? कांस्टेंट। जब वेलोसिटी क्या हो? कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास जब क्या कांस्टेंट हो? मोमेंटम। क्या कांस्टेंट हो? मोमेंटम। अरे समझ पाए? यस सर। काइनेटिक एनर्जी है तो यूनिट जूल होगा, क्या ये बात क्लियर है? वर्क और एनर्जी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, क्या ये बात क्लियर है? अरे क्लैरिटी है ना? यस सर। अच्छा सुनो देखो, अब यहां से कुछ छोटे छोटे सवाल बनते हैं रेशियो और प्रोपोर्शन के, बहुत साधारण साधारण, कुछ परसेंटेज के भी सवाल बनते हैं। अब जैसे पहला सवाल, फॉर्मूला पढ़े हो कि नहीं ये सब आज के पहले? पढ़े हैं ना? अबे 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ा दिया जाता है यार। ये देखो, अभी खाली काइनेटिक एनर्जी खेल रहे हैं आज। ये बताओ, दो पार्टिकल है, एक का मास क्या है? 1 kg, दूसरे का क्या है? 5 kg, हैव सेम मोमेंटम। मोमेंटम क्या हो गया? सेम। मोमेंटम सेम हो गया मतलब मैं काइनेटिक एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? p²/2m की 1/2mv²? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? p²/2m। क्या काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है क्या? अरे मोमेंटम कांस्टेंट है ना यार, तो k1/k2 कितना होगा? m2/m1। m2/ कितना होगा? 5:1। 5:, क्या पहला आंसर सही है? पहला आंसर सही है? यस सर। चल आजा अगले सवाल पर। ये देख तो, ये देख तो, देख छोटी छोटी चीजों के साथ खेल रहा है, बहुत ध्यान से सुनना। कह रहा अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी और 1/p का ग्राफ क्या होगा? बताओ, अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी और 1/p का ग्राफ क्या होगा? फर्स्ट, सेकेंड, सेकेंड सोच लो, सेकेंड सोच लो, थर्ड, फर्स्ट, फर्स्ट। अरे लिखो यार, हवाबाजी मत करो। जब एक्सप्रेशन उतारोगे कॉपी पे तो तुमको दिखेगा। काइनेटिक एनर्जी और 1/p का ग्राफ ड्रॉ करना है। ऐसे हड़बड़ी में गलत हो जाएगा, आसान सवाल गलत हो जाएगा। कौन था? कौन सा आया? थर्ड। सोचते सोचते हो नहीं, भन्न से आंसर फेंक देंगे। पेन चलाने की आदत नहीं है तुम लोगों की।
खच्चरों वाली हरकतें करनी है बस केवल। क्या ये देख भाई, काइनेटिक एनर्जी को यहां ई के लिखा है, तो अपन ई के बराबर क्या पी स्क्वायर बाई 2m लगाएंगे। तो ये बताओ, क्या ई के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर है, मतलब पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ई के है। तुमको ग्राफ किसका पूछा है, पी और रूट ई के का कि 1/p का, 1/p का ना। अरे यार सोच लो। अरे भाई पी का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ई के है ना, तो सोच 1/p, 1/p किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, 1/p किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, 1/√e के। 1/p को मैं c मान लूं, तो c और 1/√e के का ग्राफ ड्रॉ करना है ना, क्या बनेगा, अरे x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। नहीं आया यार बे, क्या मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ई के है। तुमको ग्राफ किसका चाहिए, p का या 1/p का, 1/p का। सोच, अगर मैं 1/p लिखूं, ध्यान से सुनना, 1/p लिखूं, तो क्या मैं इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√e के लिख सकता हूं, अरे लिख सकता हूं ना, खाली पलट दिया। तो 1/p क्या मेरा कौन सी एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, कौन सी एक्सिस पे, और रूट ई के कौन सी एक्सिस पे, वाई। क्या एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/y मिला, तो क्या होता है ये, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यस मैम। अरे भाई तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हुआ ना। बोलो बोलो क्या कह रहे हो, खड़े होके बोलो, समझ रहे हो ना, y यहां चला जाएगा, x यहां आ जाएगा, इतना ही तो है। यहां बताओ, द ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी। हाँ बताओ बाबू, बताओ 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 बताओ। थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आके बोलो। अब चल दियो तो यहां तक आ जाओ, आओ आओ आओ। बहुत सारे लोग का डाउट होगा, कोई डरने वाली बात नहीं, तुम सही सवाल पूछे हो, सबको ये कंफ्यूजन रहता है। डरते हो क्या मुझसे, क्या बताओ क्या दिक्कत है। एक्स और 1/y के बीच में ग्राफ है तो नहीं, यही तो नहीं समझे, यही तो नहीं समझे। एक्स और 1/y पे क्या है, y पे क्या है, नहीं रुको, यहां y एक्सिस पे क्या लिखा है, अब मारा बब्बन है, यही नाचे लगो बाबू। तब होश में ध्यान सुनो, बगल में खड़े हो बोल रहे हैं, उसके बाद गड़बड़ा रहे हो। y एक्सिस पे क्या है, रूट ई के है ना, x एक्सिस पे क्या है। ये बात तुमको समझ आया कि 1/p को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√e के लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। x एक्सिस पे क्या है, तो इसको हम x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। y एक्सिस पे क्या है, 1/√e के कि रूट ई के, रूट ई के। तो क्या इसको हम 1/y लिख सकते हैं। x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y या y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, क्या होता है, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बुझ गए ना, हम 1/x और y के बीच का ग्राफ नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, 1/p और रूट ई के बीच का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। पल्ले पड़ा ना, हाँ। 1/p क्या है, x, और रूट ई के क्या है, y। तो देखो ना, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। अरे बूझ पाए, नहीं आया, अबे आसान सवाल है, इसमें नाच रहे हो तुम लोग। ये बताओ, काइनेटिक एनर्जी और v स्क्वायर के बीच का ग्राफ ड्रॉ करना है कि v का, अबे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी y एक्सिस पे है, v x एक्सिस पे है, अरे तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। पैराबोला बनेगा, प्लस y में माइनस y में, प्लस y माइनस y। याद रखना अभी काइनेटिक एनर्जी है, ये बहुत हल्का लग रहा है, अभी जब ये पोटेंशियल एनर्जी के साथ आएगा तो बढ़िया ग्राफ बना के जाएगा, दिमाग खोल के जाएगा। ये बताओ, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज डबल्ड ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, देन द मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल, मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल √2 टाइम्स। अरे बनाओ यार, पेन चलाओ यार, सब चलाओ यार, यही सब सवाल है यार, आसान आसान।
काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन लिखना है, क्या होता है? p²/2m। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p²। तो p, अब ये क्या है यार, क्या सवाल है ये बोलो? इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज डबल्ड टू इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। समझ नहीं पा रहे हो? ओ नेता हंस मत, पेन चला ले, कुछ हो जाएगा तेरा जीवन में। मुस्कुरा रहा है ऐसे, अभी कुछ बोल दूंगा तो बुरा लग जाएगा। और वो भी पीछे वाले को देख के मुस्कुरा रहा है। अरे LGBTQ का तो मेरे साथ जो कांड हुआ था ना भाई, मैं बता नहीं सकता। आईफोन का कवर आता है जिसमें पीछे रंगीन होता है, 7-8 कलर के बैंड बने होते हैं। मैं वही कलर वही खरीदा था, मुझे अच्छा लग रहा था। मुझे पता ही नहीं था कि LGBTQ नाम की भी कोई चीज होती है। और भाई मेरे फ्रेंड्स थे, वो तैयारी करते थे लखनऊ में रह के, तो मैं उनके रूम पे गया था, बढ़िया पनीर वनीर बना था, पार्टी थी। हम कहे चलो भाई, वो सब ऐसे लौंडे लौंडे रह के तैयारी करते थे। हाँ पार्टी थी। तो उसमें एक LGBTQ वाले भाई साहब भी थे, पड़ोस में रहते थे। वो तो ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखता था। उस दिन बर्थडे था तो उसका दरवाजा नॉक वॉक करके सब बुलाए थे। अब वो आया था, मैं ऐसे मोबाइल फोन रखा था, पहले वो वहां बैठा था, फिर खिसक के थोड़ा और पास आया, फिर खिसक के थोड़ा और पास आया। फिर मुझे लगा कि अब मामला रिस्की हो रहा है। तो फिर मेरा एक दोस्त था, मैंने उससे पूछा कि भाई ये बहुत चिपक रहा है। तो कह रहा भाई मोबाइल फोन का कवर लिया हो इसी वजह से चिपक रहा है। मैंने कहा मोबाइल फोन का कवर लिया हूं? तो उसका बगल वाला कह रहा है अरे LGBTQ वाला है यार ये, मतलब मुझे ऐसे जेंडर स्पेसिफिक कुछ नहीं बोलना चाहिए, बट फिर भी यार कैसे हो सकता है यार, है छी। ए ए नेता इधर ध्यान दो। ओ LGBTQ बस ये बताओ। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, भाई बस बस बस, अब काम की बात, 15 मिनट गिन के ढंग से। भाई क्या डबल किए हैं? काइनेटिक एनर्जी। भाई पहली काइनेटिक एनर्जी को K लिख लें, दूसरी काइनेटिक एनर्जी को 2K लिख लें, पहले का मोमेंटम P तो दूसरे का मोमेंटम P' लिख लें। क्या K से K कट जाएगा? अरे कटेगा ना। तो भाई P/P' को क्या 1/√2 लिख सकते हैं? तो P' बराबर कितना हो जाएगा? √2P। क्या हो गया? √2 टाइम्स। चलो और ध्यान दो, ये बनाओ। If the momentum of body is increased n times, its kinetic energy n². Kinetic energy n², directly proportional to p²। ये सब तो टाइम पास है ना। Two bodies of mass 1 kg, 4 kg have equal kinetic energy. The ratio of their momentum कौन सा होगा? 1:2। अरे यार, अबे भाई काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है ना? क्या p²/2m होता है यार? तो भाई p² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m हो गया। अरे हुआ क्या भाई? तो P1/P2 का होल स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इक्वल टू M1/M2। अरे 1/4 P1/P2 1/2। बहुत मजा आ रहा है सर, काश ऐसी पूरी फिजिक्स होती। नहीं आओ बेटा, अभी वर्क एनर्जी पावर में नरक हो जाएगा पावर तक पहुंचते पहुंचते। ये बताओ, if kinetic energy is increased by 3%, the momentum will increased by दो बातें हैं यहां पर। हाँ क्या आंसर? 1.5 अच्छा,
देखो दो बातें, हाँ एरर, एरर, बस बस एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। दो कॉन्सेप्ट आएंगे, हम बहुत बार कंफ्यूज होकर एक गलती कर देते हैं। एक ये सवाल है और एक जस्ट इसके आगे वाला सवाल है। बहुत ध्यान से देखना, दो अलग पैटर्न के क्वेश्चन है। क्लियर है ना? दिखेगा सब कुछ एकदम आइडेंटिकल, बस केवल परसेंटेज चेंज होगा। काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय 3%। क्या चेंज बहुत छोटा है? चेंज बहुत छोटा है। जब तुम एरर पढ़ते हो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2mv² पढ़े हो, ये फॉर्मूला पढ़े हो? यस सर। एरर का कॉन्सेप्ट कहता है कि इसको हम डेल्टा ई के, काइनेटिक एनर्जी को ई को लिख लो, आसान रहता लिखने में। डेल्टा ई के बाई ई, 1/2 कांस्टेंट m कांस्टेंट 2 डेल्टा v बाई v लिखा जा सकता है। अच्छा, मोमेंटम का पूछ रहा है तो क्या p²/2m फॉर्मूला लगेगा? अरे लगेगा ना? यस सर। ई के बराबर क्या हो जाएगा? p²/2m। क्या डेल्टा ई के बाई ई के लिख सकते हैं? और यहां पर क्या 2 डेल्टा p बाई p लिखा जा सकता है? m का कोई रोल नहीं है, m का कोई रोल नहीं है। तो ये बताओ, काइनेटिक एनर्जी को हमने कितना इंक्रीज किया है? 3%। डेल्टा ई के बाई ई के कितना हो गया? 3%। तो 2 डेल्टा p बाई p, परसेंटेज लगा दो, क्या दो से ये कट जाएगा? तो डेल्टा p बाई p कितना आ गया? 1.5%। 1.5%। अच्छा, यहां ध्यान से सुनना, जब भी परसेंटेज निकालने की बात होती है तो होता है p फाइनल माइनस p इनिशियल अपॉन p इनिशियल मल्टीप्लाइड बाई 100%। जब तुम ये फॉर्मूला बना रहे होते हो ना एरर वाला, तुमको पता नहीं प्रोडक्ट याद है कि नहीं याद है। जब हम a इंटू बी को जब हम एक्सपैंड कर रहे होते हैं तो a को लिखते हैं a प्लस माइनस डेल्टा a और b को लिखते हैं b प्लस माइनस डेल्टा b, लिखते हैं ना? एक समय इस फॉर्मूले में आता है जब डेल्टा a इंटू डेल्टा b लिखा होता है और हम कहते हैं कि ये टेंड्स टू 0 है और इसको इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि डेल्टा a बहुत छोटा होता है, डेल्टा b भी बहुत छोटा होता है। जब दो छोटी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट और छोटा हो जाता है। जैसे 0.2 और 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा? 0.04, 0.4 नहीं, 0.04। क्या 0.2 से छोटा हुआ? अरे हुआ ना? यस सर। तो ये तभी वैलिड होगा जब आपका डेल्टा ए और डेल्टा बी बहुत छोटा होगा। ये जो फॉर्मूला बनाए हैं, ये एरर का फॉर्मूला तभी लगेगा जब परसेंटेज चेंज बहुत छोटा होगा। अरे क्लैरिटी है ना? लेस देन 10%, लेस देन 10%। अरे क्लैरिटी है? यस सर। चलिए, तो ये एक तरीके से शॉर्टकट कहा जाता है। अब अगला हिस्सा है, ये तो बना ही लेंगे आप। ये देखिए, क्या, चलिए ये बताइए, क्या ये परसेंटेज चेंज छोटा है? इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 4%, द मोमेंटम विल इंक्रीज की डिक्रीज? इंक्रीज की डिक्रीज? इंक्रीज। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। अरे p² है ना? तो अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो क्या मोमेंटम भी बढ़ेगा? तो इंक्रीज्ड बाय 2 डेल्टा p बाई p हुआ? यस सर। इंक्रीज्ड बाय 2%। अब हमारी आदत बनी होती है ये करने की, समझ रहे हो ना? और ये आदत हमको मजबूर कर देती है। जैसे हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 100%, देन परसेंटेज चेंज इन p 50%, मार देते हैं। कितना होगा? 41.4। 41.4। सोच, जो तू गलत सोच सकता है वो पहला ही ऑप्शन है। हर सवाल का यही टेंडेंसी होता है। तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम क्या करेंगे भाई? कैसे निकालेंगे? P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन P इनिशियल मल्टीप्लाइड बाई 100%। ये फॉर्मूला है किसका? परसेंटेज चेंज का। बढ़ेगा ना? अरे बढ़ेगा ना? यस सर। चलो देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाई 100%, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? अरे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है? के इनिशियल कितना है? के। तो फाइनल कितना हो जाएगा? फाइनल कितना हो जाएगा? 2k। अरे हो गया। अब क्या निकालना है अपने को? चेंज इन मोमेंटम, देन द परसेंटेज चेंज इन p। p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k की रूट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k की रूट के ना? यस सर। तो यहां क्या लिखोगे? p फाइनल कितना हो जाएगा? अरे भाई p फाइनल
पी फाइनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के की रूट 2 के। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाए हैं ना? यस सर। अब सोचना, क्या मैं पी फाइनल की जगह पी रूट 2 के लिख सकता हूं? इनिशियल की जगह रूट के, और पी इनिशियल की जगह रूट के मल्टीप्लाइड बाई 100%। क्या रूट के कट जाएगा? एक्चुअली हुआ क्या, पी की जगह डायरेक्टली रूट 2 के रख देना इज नॉट जस्टिफाइड, ये गलत है। लेकिन अगर आप इसको तोड़िएगा ना तो P इक्वल्स टू सी रूट के मिलेगा, और इसको तोड़ेंगे तो सी रूट 2 के मिलेगा। अब सी वाली वैल्यू रखेंगे तो ऑलरेडी कट जाता है। मैथमेटिकली ये वैल्यू उठा के यहां रख देना पूरी तरह से गलत है। अब सोचो कि सर यहां भी सी कांस्टेंट, यहां भी सी कांस्टेंट, कांस्टेंट अलग अलग भी हो सकता है, ऐसा ख्याल हमारे दिमाग में आ सकता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट 2 के जब बन रहा है तो क्या इसमें अंडर रूट 2m ही तो है? अरे नहीं आ रहे हैं, मतलब मल्टीप्लाइड में P इक्वल्स टू, जब हम लिखते हैं फॉर्मूला लिखते हैं तो P इक्वल्स टू फॉर्मूले में क्या लिखते हैं? रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। भाई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या रूट 2m है? अरे है कि नहीं है? क्या मास चेंज होगा? मास चेंज नहीं हो, तो यहां भी सी और यहां भी सी, समझने के लिए, बस समझने के लिए। तो क्या रूट के काट दे? क्या बनेगा भाई? रूट 2 माइनस 1/1 मल्टीप्लाइड बाई 100%। तो रूट 2 कितना हो गया? 1.414। अरे क्लियर है ना? -1 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 100%, क्या 41.4% आ जाएगा? अरे हो जाएगा ना? यस, 41.4%। कहां गया? कौन सा आंसर है? 41.4%। बहुत ध्यान देने वाली बात है। जब यही परसेंटेज चेंज बहुत छोटा था तो सवाल आसानी से बन गया। लेकिन क्या ये मेथड समझ आए? अरे कठिन तो नहीं है। जब भी परसेंटेज चेंज बड़ा दिखेगा, 10% से ज्यादा दिखेगा, तुरंत अपना दिमाग चमका लेना कि मामला गड़बड़ है। अरे क्लैरिटी है ना? यस सर। चल आजा देख, अब ये सवाल देख। इफ द काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय 300%, द मोमेंटम विल इंक्रीज बाय 100%। कैसे? 300% बढ़ाए हो ना, तो P को, क्या P इनिशियल को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट के लिख ले, और 300% बढ़ाए हो तो रूट 3 के कि 4 के? रूट 3 के कि रूट 4 के? रूट, समझे ना? अभी देखना, अब यहां गेम है बाय, क्या लिखा है? बाय। यहां क्या लिखा है? बाय। कितना इंक्रीज किया है? 100%। अच्छा, तो जब 100% लिखा रहता है तो इतना दिक्कत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमको ये पता है कि पहले था 100% इंक्रीज हो गया तो वो 2 टाइम्स हो गया। बट जब ऐसे लिखा होगा ना 300%, 400%, तो हम गलती से यहां 3 के लिख देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। इंक्रीज्ड बाई 300%, मतलब जो था उसमें 300% और बढ़ गया। अरे क्लैरिटी है? यस सर। तो ये कितना हो जाएगा? 3 के की 4 के? क्या बनेगा? 4 के। बहुत बढ़िया, गुड। तो जब तुम परसेंटेज चेंज निकालोगे तो क्या लिखोगे भाई? रूट 4 के माइनस रूट के डिवाइडेड बाई रूट के मल्टीप्लाइड बाई 100%। अबे ये 2 हुआ, 2 में से 1 गया। अरे रूट के काट दे, रूट 4 क्या 2 हो गया? यस सर। क्या 1 बचा? मल्टीप्लाइड बाई 100%, कितना आ गया? 100% आंसर। अब इसी सवाल का दूसरा प्रारूप है, कहता इफ द काइनेटिक एनर्जी, बहुत ध्यान से सुनना, इफ द काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड टू 300%, आंसर यही रहेगा? बदल जाएगा? क्या 4k की जगह रूट 3k हो जाएगा? जहां था वहां से ये बढ़कर कितना हो गया? 300%। अरे क्लैरिटी है ना? आंसर कितना आ जाएगा? 71%। अरे क्लियर है? कैसे? इंक्रीज्ड टू 300% का पहले के था, अब कितना हो गया? 3k। तो P इनिशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट के, तो P फाइनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट 3k। क्या परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं? यस। अरे भाई क्या लिखेंगे? रूट 3 माइनस 1/1 मल्टीप्लाइड बाई 100%, तो कितना? 71.3%।
बाई और 2 का मतलब समझ आया? क्लैरिटी है? अरे गड़बड़ तो नहीं करेंगे? हाँ 73, अरे 0.732 होता है ना, 73.2%, 73.2%, ठीक, 1 कट जाएगा, 1 हट जाएगा। अरे क्लैरिटी है? यस सर। हाँ एक सवाल छोटा सा वर्क एनर्जी थ्योरम का, 3 मिनट है अपने पास। देखो ये कह रहा है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज शोन इन फिगर, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस ऑन द पार्टिकल इज। देखना, तुमको किसी फोर्स का ज्ञान है? यहां पर किसी फोर्स का ज्ञान है? नहीं। अब अगर तुमसे सोचो तुमको किसी फोर्स का ज्ञान नहीं और तुमको यह ना पता होता कि काइनेटिक एनर्जी एक पॉइंट फंक्शन है, जो वर्क एक पाथ फंक्शन है, उससे कैसे रिलेटेड है, क्या तुम कभी सवाल बना पाते? कभी नहीं बना पाते। यहां देखो क्या कह रहा है कि अपने से पूछ रहा है वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस ऑन द पार्टिकल। इनिशियल रफ्तार कितनी है? कितनी है? कितनी है? फाइनल कितनी है? फाइनल कितनी है? 0। अरे क्लैरिटी है? यस सर। तो नेट वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? के फाइनल माइनस के इनिशियल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल कितना? अबे मास कितना है? 2 गुणे 20 का स्क्वायर, क्या कट गया? कितना आया? प्लस 400 की माइनस 400? माइनस 400। समझ आया? देख वेलोसिटी टाइम डायग्राम को उठा के काइनेटिक एनर्जी से रिलेट कर दिया। ये देख, आफ्टर अ बॉल 30 feet each towards अर्थ देयर रिस्पेक्टिव काइनेटिक एनर्जीज। ये लगा लेना, खुद से ट्राई करके आना। धन्यवाद। ये एक सवाल है, इसको खुद से ट्राई करके आना, होमवर्क है, आसान सवाल है, ठीक है ना। मिलते हैं तब अगली वाली क्लास में। अगली वाली क्लास बहुत दमदार क्लास होगी वर्क एनर्जी की। हाँ ज्यादा ज्यादा तुमको लगेगा यार आज तो कुछ सीख के गए, ये तो आसान है, टाइम पास है। घर जाके लेकिन सुनो 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 सुनो, प्लीज हैव योर सीट। ध्यान से सुनने वाली बात है कि बहुत जिम्मेदारी से घर जाके, भले ही आसान चैप्टर है, भले ही आसान टॉपिक है, 10-15 सवाल 20 सवाल जरूर बना लीजिएगा। अरे क्लियर है ना? यस सर। तब अगली क्लास पढ़ने का मजा आएगा। मॉड्यूल बनाइए। और बहुत सारे लोगों को ये कंसर्न हो रहा है कि मैं डाउट काउंटर पे नहीं बैठ पा रहा हूं, तो मैं आप लोगों से इसके लिए माफी चाहता हूं। मेरा वर्किंग आवर लगभग एक हफ्ते में 40 घंटे का है। एक हफ्ते में 40 घंटे की टीचिंग आवर है लगभग मेरी, मेरा वाईटी और सब मिला के। बट इवन देन आफ्टर दैट, इन सब के बाद मैं एक दिन कोशिश करूंगा आप लोगों के बीच में बैठने की, वो है संडे। संडे ही मैं आपसे मिल पाऊंगा, वो भी सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, या 11 बजे तक, या 12 बजे तक। यही मिलेंगे इसी फ्लोर पर, 8 बजे से 12 बजे के बीच में, ठीक है ना। इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास कोई स्लॉट खाली नहीं है, एक भी। अभी यहां से क्लास खत्म होगी आज शाम। अरे गधा, संडे को सुबह, संडे को रात में। अरे हाँ हाँ, व्हाट्सएप पे भी डाउट, बट व्हाट्सएप पे ना बड़ा हेक्टिक हो जाता है। आसान सवाल ही व्हाट्सएप पे बताए जा सकते हैं, कठिन सवाल नहीं बताए जा सकते, या कोई कॉन्सेप्चुअल डाउट होता नहीं बताया। व्हाट्सएप तो ऑलवेज ओपन, व्हाट्सएप इज ऑलवेज ओपन, बट इवन देन मैं संडे को कोशिश करूंगा आपके बीच में रहने की, ठीक है ना। मुझे खुद बहुत मजा आता है। चलिए इस संडे है ना, मतलब जिस संडेज नहीं होगी, या जब भी मैं किसी एक दिन पे फ्री मिल गया, कोई क्लास कैंसिल हो गई, तो मैं बता के अवेलेबल रहूंगा, ठीक है। चलो ओके बाय, गुड नाइट, मिलते हैं अगली क्लास में।